डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वो लेवल्स अकाउंटिंग में चैप्टर है हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग। हमने इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। अगर आपने नहीं देखे तो उसको डिस्कस कर लीजिएगा, मतलब इसके वीडियोस देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर में हमने क्या बातें डिस्कस की थी। आज हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। जो इसके की पॉइंट्स है वो ये हैं, ठीक है। एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, ओनर्स इक्विटी यानी कैपिटल क्या होता है, इनकम क्या होते हैं और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इन सब को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई। तो इसके लिए एक वीडियो, मतलब बहुत सारी वीडियोस इसके लिए अलग अलग मैंने बनाई हैं। एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, कैपिटल क्या होता है और इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है भाई। और इनके रूल्स यहाँ पर आपको बताए गए हैं कि एसेट्स और एक्सपेंस, इनके रूल सेम है। एसेट्स और एक्सपेंस अगर इंक्रीज़ होते हैं तो ये लिखे जाते हैं डेबिट साइड पर, और अगर डिक्रीज़ होते हैं तो लिखे जाते हैं क्रेडिट साइड पर। जबकि लाइबिलिटीज़, ओनर्स इक्विटी और इनकम ये इसके ऑपोजिट है। अगर ये तीनों इंक्रीज़ होते हैं तो लिखे जाते हैं क्रेडिट साइड पर, और डिक्रीज़ अगर होते हैं तो लिखे जाते हैं डेबिट साइड पर। ठीक है। अच्छा, हम इनकी डबल एंट्री बुक कीपिंग करते हैं, यानी कि हम इन्हें जो है वो लेजर अकाउंट में, यानी इनके टी अकाउंट्स हम बनाते हैं, और डेबिट और क्रेडिट साइड पर हम इनकी पोस्टिंग करते हैं। ठीक है। जितने भी एसेट्स के हम टी अकाउंट बनाएंगे, जितने भी एक्सपेंसेस के हम टी अकाउंट बनाएंगे, जो भी उनका बैलेंस बीडी आता है वो बैलेंस बीडी आता है डेबिट साइड पर। जितने भी एसेट्स या एक्सपेंस होंगे उनके बैलेंस बीडी आ जाएंगे डेबिट साइड पर। जबकि लाइबिलिटीज़, कैपिटल और इनकम का जो बैलेंस बीडी आएगा वो आएगा क्रेडिट साइड पर। ये हम पहले ही सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं, तो इनको अच्छे तरीके से जहन में रखिएगा, क्योंकि इन्हीं की बुनियाद पर हम इनके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जाएंगे। ठीक है। अच्छा, पहला एमसीक्यू मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग? बुक कीपिंग का काम क्या होता है, यानी बुक कीपिंग क्यों बनाई है, क्या काम है, क्या मकसद है इसका? तो इन्होंने हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन या समराइजिंग इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, बुक कीपिंग का काम क्या है। बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का, आप समझ लीजिए, पहला स्टेप है। बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में डिफरेंस है। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि सिर्फ चीज़ों को लिखना। डे बुक में, डे बुक से मुराद ये है कि जो आपने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ी हैं, आगे जाके हमने इसको डिस्कस किया था कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या होती हैं। तो जो, जैसे मिसाल के तौर पर सेल की तो सेल की बुक में लिख लो, परचेज़ की तो परचेज़ की बुक में लिख लो, कैश पे कोई काम किया तो कैश की बुक में लिख लो। तो इस तरह की बुक्स में सिर्फ लिख लेने को हम कहते हैं बुक कीपिंग। फिर बाद में जाकर हम इनका हिसाब किताब करते हैं, वो बुक कीपिंग से बाहर मामला चला जाता है। ठीक है। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या है? बुक कीपिंग का मतलब है सिर्फ इनको इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, दैट्स इट। बुक कीपिंग के मायने क्या है? इन्फॉर्मेशन को लिखना, उसे कम्युनिकेट नहीं करना। ये अकाउंटिंग की कैटेगरी में आ जाता है। इंटरप्रेटिंग और समराइजिंग ये सब अकाउंटिंग की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन बुक कीपिंग का काम सिर्फ कितना है? बुक कीपिंग का काम है सिर्फ मामलात को लिखना, यानी रिकॉर्ड करना। फिर जब हिसाब किताब करने की बात आएगी फिर वो अकाउंटिंग की डेफिनेशन के अंदर चला जाएगा। ठीक। तो ऑप्शन क्या है इसका? इसका ऑप्शन है सी। ओके, उसके बाद आते हैं, विच टास्क इज अंडरटेकन बाय एन अकाउंटेंट? अकाउंटेंट का क्या काम होता है, यानी अकाउंटेंट क्या काम परफॉर्म करता है? एक्सट्रैक्टिंग अ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाता है। मेंटेनिंग पेडी कैश बुक, प्रिपेयरिंग एन इनकम स्टेटमेंट, या राइटिंग अप कैश बुक। भाई देखिए, ट्रायल बैलेंस बनाना बुक कीपर का काम है। ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनाना बुक कीपर, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में फ़र्क है। जो बुक कीपर है वो बुक कीपिंग करेगा, जो अकाउंटेंट है वो अकाउंटिंग करेगा। यहाँ पर लफ्ज़ है अकाउंटेंट का। तो अकाउंटेंट क्या काम करेगा? क्या अकाउंटेंट ट्रायल बैलेंस बनाएगा? नहीं जी, ट्रायल बैलेंस बुक कीपर बनाता है। देखिए, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, पेडी कैश बुक, यानी ये जितनी भी बुक्स हमारी हैं, छोटी छोटी बुक्स हैं, ये सारी बुक्स कौन बनाता है? ये सारी बुक्स बनाते हैं बुक कीपर। फिर इनका जो हिसाब किताब होता है, यानी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये वो जो हिसाब किताब होता है, टेढ़े मेढ़े मामलात होते हैं, फिर वो करता है काम अकाउंटेंट। तो बुक कीपिंग का काम, बुक कीपर का काम क्या है? ट्रायल बैलेंस बनाना। पेडी कैश बुक भी कौन बनाएगा? ये भी बुक कीपर बनाएगा। कैश बुक भी कौन बनाएगा? ये भी बुक कीपर बनाएगा। लेकिन इनकम स्टेटमेंट कौन बनाएगा? इनकम स्टेटमेंट एक अकाउंटेंट बनाएगा। ये यहाँ पर मामलात को जो है थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो यहाँ के जो काम है प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना, ये काम किसका है? ये काम अकाउंटेंट का है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। कि अकाउंटेंट इनमें से क्या जिम्मेदारी लेगा? अकाउंटेंट का क्या, भाई मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा, बाकी छोटे मोटे काम आप लोग कर दें। ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। चले नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। What does the sales ledger of a business contain? सेल्स लेजर में क्या लिखा हुआ होता है? पहले तो ये समझ लीजिए बहुत ध्यान से कि जब आपसे लफ्ज़ लिखा जाए सेल्स लेजर और परचेज लेजर, तो इसके मायने क्या होंगे? मैंने पहले ऑप्शन दिखा दिया आपको। ठीक है। सेल्स लेजर, लफ्ज़ है सेल्स लेजर। अब दिमाग में ये आता है कि सर सेल्स लेजर, तो इसमें हम शायद सेल्स लिखते होंगे। ये जहन में रखिएगा
कि जब यहाँ पर आपको लफ्ज़ दिया जाए सेल्स लेजर, तो सेल्स लेजर का मतलब होता है कि इस लेजर के अंदर हम सेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, बल्कि हम इसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, यानी किस कस्टमर को हमने कितना सामान बेचा और उसके बेचने से हमें उससे कितना उधार लेना है, इस बात का हम इसके अंदर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ठीक है भाई, लफ्ज़ थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन ज़रा इसको समझिएगा। सेल्स लेजर के अंदर सेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है, बल्कि सेल्स लेजर के अंदर उधार का, कस्टमर से कितना उधार हमें लेना है उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। बिल्कुल इसी तरीके से परचेज लेजर के अंदर परचेज का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा, बल्कि परचेज जब हम करते हैं उधार पर, तो इसका मतलब हमें किसी को उधार देना है, तो किसको कितना उधार देना है उसका रिकॉर्ड उसके अंदर मेंटेन किया जाएगा। तो इन दोनों बातों को बिल्कुल अच्छे तरीके से अभी से समझ लीजिए कि जब लफ्ज़ इस्तेमाल होगा सेल्स लेजर का, तो सेल्स लेजर में सेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा, बल्कि ट्रेड रिसीवेबल का रिकॉर्ड मेंटेन होगा। सही है, तो इसमें किसका रिकॉर्ड होगा? अकाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। इसी तरीके से परचेज लेजर के अंदर परचेज का रिकॉर्ड नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर ट्रेड पेबल का रिकॉर्ड होगा, यानी किस शख्स को कितना उधार हमें देना है, टोटल उधार हमें कितना देना है। सेल्स लेजर में कितना उधार हमें लेना है अपने कस्टमर से, और परचेज लेजर में कितना उधार हमें देना है अपने सप्लायर्स को। ठीक, तो सेल्स लेजर में किसका रिकॉर्ड होता है? ट्रेड रिसीवेबल्स का रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। विच अकाउंट हैव ऑल हैव डेबिट बैलेंस, किसके डेबिट बैलेंसेज होते हैं? ये बात अभी अभी पीछे मैंने आपको बता रही थी कि भाई किसके डेबिट बैलेंसेज होंगे। दो चीज़ों के डेबिट बैलेंसेज होते हैं, एक होता है आपका क्या एसेट और एक होता है आपका एक्सपेंस। इन दोनों के होंगे डेबिट बैलेंसेस, एसेट और एक्सपेंस। ओके, यहाँ पर पहला वर्ड है कैपिटल। कैपिटल क्या है? ओनर्स इक्विटी। नहीं सर, ओनर्स इक्विटी का डेबिट बैलेंस नहीं होता, ऑप्शन गलत हो गया। ड्राइंग सेल्स, सेल्स क्या है? सेल्स इनकम है और इनकम का डेबिट बैलेंस नहीं होता, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होगा। ये ऑप्शन भी हो गया गलत। ठीक है, इन्वेंट्री एसेट है, मोटर व्हीकल ये भी एसेट है, कैश ये भी एसेट, ये तीनों एसेट हैं। अगर ये तीनों एसेट हैं तो एसेट का बैलेंस कहाँ होता है? डेबिट साइड पर। ये ऑप्शन अब तक सही लग रहा है। ठीक है, रेंट रिसीव्ड, रेंट अगर आपने रिसीव किया तो ये आपके लिए क्या है? सर ये मेरे लिए इनकम है और इनकम का डेबिट बैलेंस नहीं होता, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया। तो ऑप्शन सी जो है वो इस वक्त करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन सी में तीनों एसेट हैं और तीनों का बैलेंस जो है, एसेट का बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पर होता है। वट में अ क्रेडिट बैलेंस ऑन अ लेजर अकाउंट रिप्रेजेंट, अगर आपके लेजर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो इसका क्या मतलब है? एक्रूड इनकम है, इसका मतलब एक्रूड इनकम है, या एसेट है, या एक्सपेंस है, या प्रीपेड इनकम। अच्छा ज़रा बात समझ लिए, क्रेडिट साइड पर किसका बैलेंस होता है? क्रेडिट साइड पर या तो लाइबिलिटी का बैलेंस होगा, या इनकम का बैलेंस होगा, या फिर कैपिटल का बैलेंस होगा। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या है? सर ये इनकम है, इनकम का तो बैलेंस क्रेडिट साइड पर होता है। ज़रा गौर से समझिएगा, एक्रूड इनकम के मायने क्या होता है? एक्रूड इनकम के मायने होते हैं कि हमें किसी से इनकम के पैसे लेने, यानी हमने किसी को काम कर कर दे दिया और अब तक हमें उससे वो पैसे नहीं मिले हैं। नहीं समझ आई सर बात? ओके, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन आपसे अब तक मुझे फ़ीस नहीं मिली। मैं भाग रहा हूँ, सर बेटा फ़ीस दे दो, बेटा फ़ीस दे दो। आप ले सर परसों ले लीजिएगा, सर परसों ले लीजिएगा। तो वो जो मुझे आपसे फ़ीस लेनी है ना, उस फीस लेने के लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ अक्रूड इनकम का। ठीक है, तो ये अक्रूड इनकम मेरे लिए क्या है? सर ये मेरे लिए है रिसीवेबल, क्योंकि मुझे आपसे पैसा लेना है, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो ये मेरे लिए है रिसीवेबल। तो अगर ये मेरे लिए रिसीवेबल है तो रिसीवेबल तो सर मेरे लिए एसेट होता है और एसेट का बैलेंस होता है डेबिट साइड पर। तो याद रखिएगा, एक्रूड इनकम आपके जो हमने पढ़ा था ना ट्रेड रिसीवेबल, जब हमने एसेट्स को पढ़ा था तो उसमें लफ्ज़ पढ़ा था हमने एसेट्स, एसेट्स के अंदर हमने पढ़ा था ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल के बाद हमने पढ़ा था अदर रिसीवेबल। तो ये लफ्ज़ आ जाता है अदर रिसीवेबल के अंदर। ठीक है, कि ट्रेड रिसीवेबल के अलावा जो और इसके अलावा और जो रिसीवेबल होते हैं कि मुझे किसी और से कोई और पैसा लेना है किसी भी किस्म का, तो किसी भी किस्म का अगर पैसा लेना है तो वो सब आ जाता है मेरा एक्रूड इनकम में। ठीक है, तो एक्रूड इनकम मुझे किसी से पैसा लेना है, अगर पैसा लेना है तो ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए एसेट है, और एसेट का बैलेंस क्रेडिट साइड पर नहीं होता बल्कि इसका बैलेंस डेबिट साइड पर होता है। एसेट, एसेट का बैलेंस डेबिट साइड पर होता है। एक्सपेंस, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट साइड पर होता है। तो इन तीनों के बैलेंसेस तो होगा भाई डेबिट साइड पर, और वो पूछें किसका क्रेडिट होगा। भाई देखिए, या तो आपको ये पता हो कि कौन से एमसीक्यू का आंसर सही है, या तो ये पता हो कि इसमें से क्या आंसर सही है।
सही है। और अगर ये नहीं पता तो ये पता होना चाहिए क्या आंसर गलत है। मुझे पता चल गया ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। जब ये तीनों नहीं है तो लाजमी तौर पर ये आंसर होगा। अब कैसे, ज़रा उसकी लॉजिक भी समझ लेते हैं। प्रीपेड इनकम, प्रीपेड इनकम का मतलब ये है कि किसी ने मुझे एडवांस में इनकम दे दी है। ठीक है, किसी ने मुझे एडवांस में इनकम दे दी, यानी मुझे किसी से पैसे लेने थे, अब मैं उसको काम करके देता, फिर वो मुझे पैसे था, उसने बोला सर पहले से ही पैसे रख लीजिए, यानी आपने मुझे क्लासेस ज्वाइन करने से पहले ही मुझे पैसे देकर रख लिए। ठीक है, अगर आपने मुझे पहले से ही पैसे दे दिए, प्रीपेड इनकम है, तो प्रीपेड का मतलब पहले से पैसे दे दिए, और इनकम यानी आपने जो मेरी इनकम थी वो आपने मुझे पहले से एडवांस में दे दी। तो क्या वो मेरी इनकम है या नहीं है? अगर इनकम भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर इनकम भी है, तब भी वो इनकम कहाँ होती? क्रेडिट साइड पर। लेकिन एक्चुअली वो मेरी इनकम नहीं है, वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों? पर जिम्मेदारी आप पर जिम्मेदारी होगी। तो प्रीपेड इनकम का मतलब ये होता है कि मैंने किसी से जो इनकम मुझे बाद में मिलने वाली थी, वो इनकम मैंने एडवांस के लिए अगर तो लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है। और लाइबिलिटी का बैलेंस कहाँ होता है? लाइबिलिटी बैलेंस होता है जो आंसर बनता है। ठीक, नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। विच अकाउंट ऑलवेज हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस? किसका क्रेडिट बैलेंस होगा? ठीक है भाई, 1 2 3 4। कैपिटल क्या है? जी सर, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट साइड पर होता है। कैश एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट साइड पर होता है। ड्राइंग, ड्राइंग कैपिटल का कॉन्ट्रा है, कैपिटल का ऑपोजिट है। कैपिटल क्रेडिट में होता है और ड्राइंग इसका ऑपोजिट है, तो ड्राइंग का बैलेंस कहाँ होगा? ड्राइंग का बैलेंस डेबिट साइड पर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? कैपिटल का मतलब होता है मालिक जो पैसा कारोबार में लगाता है, और ड्राइंग का मतलब मालिक जो पैसा कारोबार से निकालता है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। पैसा लगाना और पैसा निकालना दो अलग अलग बात है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो अगर कैपिटल क्रेडिट साइड पर होता है तो ड्राइंग डेबिट साइड पर होगा। ठीक है, तो ड्राइंग डेबिट साइड पर हो गया। कैश और प्रीमिसेस, प्रीमिसेस का मतलब आपकी कोई ऑफिस की बिल्डिंग है, शॉप की बिल्डिंग है, तो वो जो आपकी जगह है वो क्या है आपके लिए? वो आपके लिए एसेट है। तो कैश और प्रीमिसेस ये दोनों मेरे लिए एसेट हैं, ये दोनों होंगे डेबिट साइड पर। ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट। तो कैपिटल कहाँ होता है? क्रेडिट साइड पर। तो ऑप्शन क्या बनता है इसका? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। कमाल परचेजेज एंड सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट। एक आदमी है जो उधार पर सामान खरीदता और बेचता है। वेयर डज ही मेंटेन्स द अकाउंट ऑफ हिज क्रेडिट सप्लायर? वो कहाँ पर अपने क्रेडिट सप्लायर का अकाउंट मेंटेन करेगा? परचेज जर्नल, परचेज लेजर, सेल्स जर्नल या सेल्स लेजर? तो देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई कि जो भी हमारे क्रेडिट सप्लायर होते हैं जिनसे हम उधार पर सामान परचेज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है सप्लायर की। सप्लायर कौन होता है? जिससे हम सामान खरीदते हैं। जिसको बेचते हैं उसकी बात नहीं कर रहे, बल्कि जिससे हम सामान खरीदते हैं। सप्लायर वो होता है जिससे हम सामान खरीदते हैं। तो अगर मैं कि सप्लायर से अपने सामान खरीदता हूँ, तो मैं उनका उधार का रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन करूँगा? परचेज जर्नल में या परचेज लेजर में? सेल्स जर्नल में या सेल्स लेजर में? तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सप्लायर वो होता है जिससे हम सामान खरीदते हैं, हम उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो ये सेल्स वाली बातें तो खत्म हो गई, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, परचेज जर्नल में हम क्या लिखते हैं? ये जो हम जब पढ़ेंगे ना बुक्स ऑफ प्राइमेट्री, वहाँ पर हम ये बात पढ़ते हैं कि परचेज जर्नल में हम क्या लिखते हैं। परचेज जर्नल में हम उस वक्त लिखते हैं जब हम सामान खरीदते हैं उधार पर। अगर हमें उधार पर सामान खरीदना हो तो हम परचेज जर्नल में लिखते हैं। लेकिन हमें अगर सप्लायर का रिकॉर्ड मेंटेन करना हो तो वो हम मेंटेन करते हैं परचेज लेजर में। दो बातें हैं, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अगर मुझे उधार पर सामान खरीदना है और उधार पर सामान खरीदने को लिखना है कि मैंने कितना सामान उधार पर ख़रीदा, तो वो मैं कौन से जर्नल में लिखूंगा? वो मैं लिखूंगा परचेज जर्नल में। लेकिन अगर मुझे ये लिखना है कि मैंने किस किस से कितना कितना उधार पर सामान खरीदा और अब मुझे लोगों को कितना उधार देना है, उधार देने का जो रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा वो किस में मेंटेन करूंगा? वो मैं मेंटेन करूंगा परचेज लेजर में। उधार खरीदने के लिए परचेज जर्नल, और किसको कितना उधार देना है उधार देने के लिए परचेज लेजर मेंटेन करूंगा। तो वो ये पूछ रहे हैं कि वो अपने क्रेडिट सप्लायर का रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन करेंगे। क्रेडिट सप्लायर के रिकॉर्ड से मुराद ये है कि वो ये मेंटेन करना चाहते हैं कि मुझे अपने सप्लायर को कितना उधार देना है। तो उधार देने के लिए वो क्या मेंटेन करेंगे? वो मेंटेन करेंगे परचेज लेजर। ठीक है, अगर वो सिर्फ ये कहते हैं कि वो परचेज का रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन करेंगे, सप्लायर का नाम नहीं होता, अगर वो सिर्फ इतना कहते हैं कि वो परचेज का रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन करेंगे, तो हम कहते हैं परचेज जर्नल में मेंटेन करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, वो क्रेडिट सप्लायर का रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन करेंगे, तो उधार क्रेडिट सप्लायर कौन? जिनको हमें उधार देना है, तो उधार देने का रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन करेंगे आप? परचेज लेजर में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनता है इसका? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर।
विच स्टेटमेंट अबाउट अ डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन अ लेजर अकाउंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डेबिट बैलेंस को नहीं बताता है। डेबिट बैलेंस को जब आप ब्रॉट डाउन लेकर आते हैं तो वो सही बैलेंस नहीं बता रहा है। ओके, इट में रिप्रेजेंट अ लॉस, ठीक है भाई। इट में रिप्रेजेंट अ प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है भाई। इट में रिप्रेजेंट एन एक्रूड एक्सपेंस, ठीक है भाई। इट में रिप्रेजेंट एन एसेट। अच्छा भाई, आपको मैं थोड़ा आसान करके बताऊं, इनमें से कौन सा डेबिट बैलेंस नहीं है, आसान लफ्ज़ों में, ठीक है। कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस वो नहीं बताता। ओके, एसेट, एसेट का क्या डेबिट बैलेंस होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। एसेट का जो, जब आप बैलेंस बीडी लेकर आएंगे, आपने जब टी अकाउंट बनाए हैं तो हम जब उसका एसेट का बैलेंस बीडी लेकर आते हैं तो वो कहाँ पर होता है? वो डेबिट साइड पर होता है। वो कह रहे हैं किसका डेबिट साइड पर नहीं होगा वो बता दीजिए। तो एसेट का बैलेंस कहाँ होता है? डेबिट साइड पर होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब आपने किसी को पैसा एडवांस में दे दिया। अगर आपने किसी को पैसा एडवांस में दिया है उसे हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। पैसा एडवांस में देने को प्रीपेड एक्सपेंस, पैसा एडवांस में लेने को कहते हैं प्रीपेड इनकम। तो यहाँ हमने किसी को पैसा एडवांस में दिया। अगर हमने किसी को पैसा एडवांस में दे दिया जिसे हम प्रीपेड एक्सपेंस कह रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए एसेट है। किस कैटेगरी में आता है ये? अदर रिसीवेबल के। जिसको पैसा मैंने एडवांस में दिया है उस शख्स के ऊपर मेरा हक है भाई, वो पैसा मेरा है, उसे मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया तो वो पैसा भी मेरा है। तो मैं उससे चाहूँ तो अपना पैसा वापस ले सकता हूँ, भाई मेरा पैसा वापस करो, और काम कर कर नहीं दे रहे तो पैसा मैं वापस ले सकता हूँ, वो अभी भी मेरा रिसीवेबल है। और रिसीवेबल हमारे लिए क्या होता है? रिसीवेबल हमारे लिए एसेट होता है। तो ये हमारे अदर रिसीवेबल्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ट्रेड रिसीवेबल और अदर रिसीवेबल, ये अदर रिसीवेबल के अंदर आता है। तो पैसा जो आपने एडवांस में दिया वो भी एसेट है, और एसेट तो है ही एसेट। तो दोनों एसेट कहाँ पर होते हैं? दोनों एसेट होते हैं डेबिट साइड पर, ठीक। लॉस, लॉस का बैलेंस, लॉस क्या है? लॉस इज लाइक एन एक्सपेंस। लॉस क्या है? आपका एक्सपेंस है। और एक्सपेंस को जब आप बैलेंस बीडी लेकर आएंगे तो वो बैलेंस भी कहाँ पर आएगा? वो भी आएगा डेबिट साइड पर। तो भाई लॉस यानी एक्सपेंस है। लॉस का मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एक्सपेंस की बात हो रही है। लॉस होगा तो एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होगा तो लॉस होगा, एक ही बात है। तो लॉस का बैलेंस भी डेबिट साइड पर, एसेट का बैलेंस भी डेबिट साइड पर। एक्रूड एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस का मतलब होता है मुझे किसी को खर्चा अदा करना है, यानी बिजली का बिल आ गया, बिजली इस्तेमाल कर ली मैंने, लेकिन वो बिजली का बिल अभी तक मैंने अदा नहीं किया। अगर अदा नहीं किया तो वो मेरे लिए क्या है सर? वो आप पर लाइबिलिटी है, अदा करना है। एक्रूड मीन्स अदा करना है, एक्सपेंस सही, खर्चा मुझे अदा करना है। अगर अदा करना है तो वो मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। तो क्या लाइबिलिटी का बैलेंस बीडी भी डेबिट साइड पर होगा? तो इसका जवाब है नहीं सर। लाइबिलिटी का बैलेंस बीडी होता है क्रेडिट साइड पर, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट साइड पर, यानी इसका ऑप्शन बनता है ऑप्शन सी, ठीक। ओके, Jamil's financial year end on December 31st. On January 1st, 2021, he brought down a debit balance on his stationery account. ठीक है भाई, दिसंबर 31 पे साल ख़त्म हुआ, 1 जनवरी को उन्होंने अपना स्टेशनरी का बैलेंस बीडी दिखाया कि हमारे पास स्टेशनरी का जो है वो बैलेंस बीडी शो हो रहा है। व्हाट डज दिस बैलेंस रिप्रेजेंट? इस बैलेंस का मतलब क्या होएगा? ठीक है भाई, ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अमाउंट ओइंग फॉर स्टेशनरी ऑन जनवरी 1st 2021, यानी हम पे स्टेशनरी का अमाउंट ड्यू है। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग 2020, यानी हमने स्टेशनरी के लिए इतना अमाउंट 2020 में पे किया। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी यूज ड्यूरिंग द ईयर 2020, सही है। इसका मतलब ये है कि इतनी स्टेशनरी हमारी इस्तेमाल हो गई। यह इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी जनवरी 1st 2021 या 1 जनवरी 2021 को इतनी स्टेशनरी हमारे पास अभी मौजूद है। चलिए मैं आपको ज़रा वैल्यूज़ के साथ समझाऊं। सपोज़ कीजिए कि 1 जनवरी को हमने जो टी अकाउंट बनाया है स्टेशनरी का, 1 जनवरी को उसका बैलेंस बीडी शो हो रहा है $200। अब ये जो 200 की स्टेशनरी शो हो रही है 1 जनवरी 2021 को, इसका क्या मतलब है? क्या हमें स्टेशनरी के इतने पैसे अभी देने हैं, या इतने पैसे हमने स्टेशनरी के दे दिए $200, या $200 की स्टेशनरी इस्तेमाल हो गई 2020 में, या अभी 2021 में इतनी की स्टेशनरी हमारे पास मौजूद है यानी रखी हुई है। तो भाई आप स्टेशनरी का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। स्टेशनरी का अकाउंट बनाया, स्टेशनरी का बैलेंस शो हो रहा है $200। बैलेंस का मतलब क्या है कि सर इतनी स्टेशनरी अभी हमारे पास मौजूद है। जो आप स्टेशनरी का अकाउंट बना रहे हो, स्टेशनरी का बैलेंस शो हो रहा है आपके पास $200, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि भाई इतना पैसा भी हमें देना नहीं है, ये इतनी स्टेशनरी अभी यूज़ नहीं हुई है। बैलेंस का मतलब है कि ये चीज़ जो नाम ऊपर लिखा हुआ है, ये चीज़ इतनी हमारे पास है। ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है? स्टेशनरी, ठीक है। और बैलेंस का मतलब है ये हमारे पास है।
तो इतने की स्टेशनरी अभी हमारे पास रखी हुई है। कब रखी हुई है? 1 जनवरी 2021 को। तो जो बैलेंस बीडी है वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि 1 जनवरी को हमारे पास इतनी स्टेशनरी इन्वेंट्री के तौर पर, इन्वेंट्री का मतलब अभी हमारे पास मौजूद है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है? ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनता है। ठीक। विच एक्शंस आर एग्जाम्पल ऑफ बुक कीपिंग, इनमें से क्या जो है वो बुक कीपिंग की एग्जाम्पल है? ये चार उन्होंने आपको ऑप्शंस दिए हैं। एंटरिंग डिटेल्स ऑफ अ चेक रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर इन द कैश बुक, एंटरिंग डिटेल्स ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट इन परचेज जर्नल, producing an income statement to calculate the profit for the year, और recording sales of credit sales in the account of credit customer। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? अच्छा भाई, बुक कीपिंग का मतलब क्या है? अभी पीछे शुरू में मैंने आपको बताया था, बुक कीपिंग का मतलब होता है छोटे मोटे मामला को लिखना। एंटरिंग डिटेल ऑफ चेक रिसीव फ्रॉम अ क्रेडिट फ्रॉम अ कस्टमर इन कैश बुक, कैश बुक में आपने ये लिखा कि भाई मुझे किसी कस्टमर से चेक रिसीव किया, आगे जाके हम पढ़ेंगे कैश बुक। तो आपने किसी कस्टमर से चेक रिसीव किया, उसे आपने अपनी कैश बुक में लिख लिया, क्या ये बुक कीपिंग है? जी हाँ, ये छोटा मोटा काम है, लिखेंगे। पैसा आया, लिख लो। एंटरिंग डिटेल्स ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट इन परचेज जर्नल, आपने उधार पर सामान खरीदा, आपने इसे एक जर्नल में लिख लिया, क्या ये भी बुक कीपिंग है? जी हाँ, ये भी बिल्कुल बुक कीपिंग है, छोटा मोटा काम है। प्रोड्यूसिंग एन इनकम स्टेटमेंट टू कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्या प्रॉफिट कैलकुलेट करना अभी छोटा मोटा काम है? नहीं सर, ये तो बहुत बड़ा काम है। ओह माय गॉड, ये अकाउंटेंट करेगा सर, ये हमें नहीं आता। तो ये बुक कीपिंग का काम नहीं है। रिकॉर्डिंग डिटेल्स ऑफ क्रेडिट सेल्स इन द अकाउंट ऑफ क्रेडिट कस्टमर, उधार पर आपने सेल की है, उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या ये भी बुक कीपिंग का काम है? जी हाँ सर, छोटा मोटा काम है। खरीदना, बेचना, पैसा आना, पैसा जाना, ये सारे मामला छोटे मोटे मामला हैं, ये रोज़मर्रा के मामला हैं। रोज़मर्रा के जो भी मामला होते हैं वो सारे मामला बुक कीपिंग की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्या क्या मामला आ जाते हैं? खरीदना, बेचना, पैसा आना, पैसा जाना, ये सारे मामला जो है वो बुक कीपिंग की कैटेगरी में आ जाते हैं, जो रोज़मर्रा के मामला होते हैं। ठीक है, तो 1, 2 और 4 ये मामला जो है वो बुक कीपिंग के। तो ऑप्शन क्या बनता है? ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, 1, 2 एंड 4। ठीक। विच आइटम्स वुड बी रिकॉर्डेड बाय अ क्रेडिट एंट्री एन अकाउंट, इनमें से किस चीज़ को आप क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं? चार ऑप्शन दिए। डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो लिखा जाता है क्रेडिट साइड पर, डिक्रीज होता है तो लिखा जाता है डेबिट साइड पर। ये गलत हो गया। ठीक है, अगर कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड पर आना चाहिए, जबकि वो कह रहे हैं क्या क्रेडिट साइड पर आएगा। डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड पर, डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड पर, वो कह रहे हैं क्रेडिट साइड पर आना चाहिए। नहीं जी, गलत हो गया ये भी। इंक्रीज इन एसेट, एसेट इंक्रीज हो रहा है, अगर एसेट इंक्रीज होता है तो कहाँ लिखा जाता है? सर एसेट इंक्रीज होता है तो लिखा जाता है डेबिट साइड पर, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एंड इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज होता है, कैपिटल इंक्रीज होता है तो कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड पर। तो उन्होंने यही पूछा था कि क्या चीज़ क्रेडिट साइड पर लिखी जाएगी, तो कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक। विच आइटम इज प्रेजेंटेड बाय अ डेबिट बैलेंस ऑन अ लेजर अकाउंट, इनमें से क्या चीज़ डेबिट साइड पर शो की जाएगी? एक्रूड एक्सपेंस, पीछे बता दिया एक्रूड एक्सपेंस के मायने क्या है। एक्रूड एक्सपेंस के मायने हमें खर्चा देना है, खर्चा हो गया लेकिन अभी तक हमने अदा नहीं किया, इट मीन्स कि ये हम पर लायबिलिटी है, और लायबिलिटी शो होती है क्रेडिट साइड पर। ये भी लायबिलिटी है, ये भी क्रेडिट साइड पर, यानी ये दोनों आ जाएंगे क्रेडिट साइड पर। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस में आपने किसी को पैसा दे दिया, अगर एडवांस में किसी को पैसा दे दिया तो सर वो हमारे लिए एसेट है, वो हमारे लिए पैसा एक्सपेंस नहीं है, वो हमारे लिए एसेट है। और एसेट कहाँ शो होता है? एसेट शो होता है डेबिट साइड पर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर लगा रहा है फिलहाल। रेवेन्यू, रेवेन्यू हमारे लिए क्या है? आमदनी है। और इनकम कहाँ, यानी रेवेन्यू कहाँ शो होता है? रेवेन्यू शो होता है क्रेडिट साइड पर, यानी ए, बी और डी ये तीनों शो होंगे क्रेडिट साइड पर। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, एसेट है, एसेट शो होता है डेबिट साइड पर। ठीक, बीच में से कुछ खा गया मैं, अच्छा है, अब मजबूरी है भाई, इसका ऑप्शन एक साथ ही आ गया, थोड़ी सी वो मिस्टेक हो गई इसके अंदर। चले मैं दिखाता हूँ। द फॉलोइंग एंट्रीज अपीयर्ड इन द ट्रेडर लेजर अकाउंट, ये ड्राइंग का टी अकाउंट बना हुआ है, ड्राइंग के डेबिट साइड पर शो हो रहे हैं $200 और इसके अपोजिट साइड पर लिखा हुआ है परचेज। दूसरा टी अकाउंट हमने बनाया परचेज का, और परचेज के क्रेडिट साइड पर शो हो रहे हैं $200 और यहाँ पर लिखा हुआ है लव्स ड्राइंग। बिल्कुल ठीक है, आपने एक ड्राइंग का टी अकाउंट बनाया, एक परचेज का, ड्राइंग के टी अकाउंट में परचेज का वर्ड आ गया और परचेज के टी अकाउंट में ड्राइंग का वर्ड आ गया। ऐसे ही होता है कि ऑपोजिट वाला वर्ड हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर ड्राइंग में डेबिट साइड पर आ गया 200 और परचेज में आ गया 200 क्रेडिट साइड पर। इसका मतलब क्या है? विच ट्रांजेक्शन हैज़ टेकन प्लेस, ये जो अकाउंट बना हुआ है अभी इस वक्त, इससे पढ़कर आपको क्या समझ में आता है कि क्या काम किया होगा? पहले तो ये समझ लिया ड्राइंग का वर्ड हम कब इस्तेमाल करते हैं। ड्राइंग का वर्ड हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से कुछ भी ले जाए, कुछ भी ले जाए।
पैसा ले जाए, सामान ले जाए, मशीन ले जाए, फर्नीचर ले जाए, कुछ भी मालिक कारोबार से निकाल कर अगर घर ले जाए तो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग का। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद परचेज़ का वर्ड कब इस्तेमाल करते हैं? परचेज़ का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है गुड्स के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि मालिक ने गुड्स को अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाला है। मालिक कारोबार से गुड्स निकाल कर घर ले गया, ये समझ में आ रहा है। अब पढ़कर देखते हैं। गुड्स परचेज फॉर रीसेल हैव बीन पेड फॉर द ओनर्स प्राइवेट बैंक अकाउंट। नहीं जी, वो ये कह रहे हैं कि मालिक ने कारोबार के लिए गुड्स परचेज़ की है और उसके लिए पैसा जो है वो मालिक ने अपने प्राइवेट बैंक अकाउंट से पे किया है। नहीं, ये इसके लिए डिफ़ाइन नहीं किया जा रहा, ये लफ्ज़ इसके लिए नहीं है, बिल्कुल गलत है। द ओनर हैज़ परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम द बिजनेस। मालिक ने गुड्स परचेज़ की है कारोबार के लिए पैसों से। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, गुड्स परचेज़ नहीं की, बल्कि मालिक ने गुड्स निकाली है घर के इस्तेमाल के लिए। द ओनर हैज़ टेकन गुड्स फॉर हिज ओन यूज़ विच द बिजनेस हैड परचेज फॉर रीसेल। मालिक ने गुड्स को अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाला है जो कि बिजनेस में बेचने के लिए गुड्स खरीदी गई थी। बिल्कुल, ये जो है वो डिफ़ाइन कर रहा है इस ट्रांजेक्शन को। द ओनर हैज़ टेकन कैश आउट ऑफ द बिजनेस फॉर हिज ओन यूज़। मालिक ने कारोबार से पैसा निकाला अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। जी नहीं, पैसा नहीं निकाला, बल्कि मालिक ने गुड्स निकाली। तो ऑप्शन क्या है इसका? वो तो पहले ही लिखा हुआ है, मैं मालूम चाहता हूँ, पहले ही शो हो गया था। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। जमाल बॉट गुड्स फ्रॉम संजय पेइंग इन कैश। जमाल ने गुड्स खरीदी है संजय से और पैसा दिया है कैश में। हाउ वुड जमाल रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन? वो इसको कैसे रिकॉर्ड करेगा? क्या डेबिट करेगा, क्या क्रेडिट करेगा? चले भाई, अब आ जाते हैं हम अपने जो हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग पढ़ी थी कि क्या लफ्ज़ डेबिट होगा और क्या लफ्ज़ क्रेडिट होगा। आपने क्या परचेज़ किया? सर आपने गुड्स परचेज़ किए। किस पे ख़रीदा है आपने? कैश पे ख़रीदा है। तो पैसा हमारे पास आ रहा है या जा रहा है? सर पैसा हमारे पास से जा रहा है। ठीक है, बट सिंपल सी एक आपको बात बताता हूँ। अगर कोई फिजिकल चीज़ आपके पास आ जाए और चली जाए, अगर आ जाए तो लिख दीजिए डेबिट साइड पर, चली जाए तो लिख दीजिए क्रेडिट साइड पर। ठीक है, फिजिकल चीज़। फिजिकल चीज़ का मतलब क्या होता है? फिजिकल चीज़ का मतलब होता है सर पैसा, गुड्स, फर्नीचर, मशीन, गाड़ी वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आपके पास आ जाए तो लिख दीजिए डेबिट साइड पर, चली जाए तो लिख दीजिए क्रेडिट साइड पर। तो देखिए आपने क्या पे किया है? सर हमने पे किया है कैश। अगर पे कर रहे हैं हम कैश तो पैसा हमारे पास से जा रहा है। अगर पैसा जा रहा है तो कहाँ लिखना चाहिए? सर पैसा जा रहा है तो लिखना चाहिए क्रेडिट साइड पर। क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि कैश क्या है? एसेट है, और एसेट आपके पास से डिक्रीज़ हो रहा है। एसेट डिक्रीज़ हो जाए तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड पर। तो कैश तो आ जाना चाहिए क्रेडिट साइड पर। तो कैश क्रेडिट साइड पर आने के लिए दो ऑप्शन है, या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब क्या परचेज़ किया आपने? आपने गुड्स परचेज़ की है। ठीक है, अगर गुड्स हमने परचेज़ की है तो क्या गुड्स हमने उधार पे ख़रीदी है? तो इसका जवाब है नहीं, हमने तो पैसा उसी वक्त दे दिया। तो गुड्स ख़रीदने के लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? अभी पीछे बताया, पीछे वाली ट्रांजेक्शन में, कि जब भी हम गुड्स बाय करते हैं, ख़रीदते हैं, उसे ख़रीदने के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं परचेज़ का। तो संजय का लफ्ज़ कब आएगा? संजय का लफ्ज़ उस वक्त आता जब हमने ये गुड्स उधार पे ख़रीदी होती, लेकिन हमने तो उधार पे गुड्स ख़रीदी नहीं है, हमने तो गुड्स कैश पे ख़रीदी है। तो हमारे पास गुड्स आ गई, तो गुड्स के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया परचेज़। परचेज़ डेबिट साइड पर, ठीक है, और कैश पे कर दिया, यानी कैश हमारे कारोबार से चला गया, तो कैश को हमने लिख दिया क्रेडिट साइड पर। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर नज़र आता है मुझे। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। टेड अ मैन्युफैक्चरर परचेज्ड अ मशीन ऑन क्रेडिट फ्रॉम टी लिमिटेड। अब यहाँ पर हम टेड हैं, हमने एक मशीन ख़रीदी है क्रेडिट पर। ठीक है, हम इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? क्या डेबिट करेंगे और क्या क्रेडिट करेंगे? पहले तो ये देखिए आपने क्या परचेज़ किया? सर हमने मशीन परचेज़ की है। इट मीन्स के मशीन हमारे पास आ रही है। ठीक है, मशीन एसेट है, एसेट हमारे पास आ रहा है। और अगर एसेट हमारे पास आ जाए तो कहाँ लिखना चाहिए? सर हमें उसे लिखना चाहिए डेबिट साइड पर, क्योंकि हमारे पास एसेट पड़ रहा है। तो डेबिट साइड पर मुझे मशीन या परचेज़ कुछ लिखना चाहिए। तो ये है डेबिट साइड। डेबिट साइड पर या तो मशीनरी का लफ्ज़ आएगा या परचेज़ का वर्ड आएगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक वर्ड आ सकता है। मशीनरी क्रेडिट साइड पर या परचेज़ क्रेडिट साइड पर नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने परचेज़ किया है, मेरे पास आ रहा है, तो डेबिट साइड पर आना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं मशीनरी का वर्ड डेबिट साइड पर लिखूं या परचेज़ का वर्ड। तो बड़ी आसान सी बात है, परचेज़ का वर्ड हम सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम गुड्स खरीदते हैं, मर्चेंडाइज खरीदते हैं। अभी हमने मशीन खरीदी है, अगर मशीन खरीदेंगे तो हम मशीन का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन सी एक वाहिद ऑप्शन है जिसमें मशीनरी है और वो डेबिट साइड पर भी है। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। मशीनरी हमारे पास आई तो हमने मशीनरी को लिखा डेबिट साइड पर, और हमने ये टी लिमिटेड से परचेज़ की है। किस पर? क्रेडिट पर, यानी उधार पर। तो हमें टी लिमिटेड को उधार देना है। उधार देने के लिए क्या लफ्ज़ होता है?
ट्रेड पेबल का। और ट्रेड पेबल में अगर नाम नहीं लिखा होता तो हम ट्रेड पेबल लिखते हैं, लेकिन अगर नाम लिखा होता है तो हम क्रेडिट साइड पर उसका नाम ही लिखते हैं। तब आप क्रेडिट साइड पर टी लिमिटेड ही लिखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या नज़र आता है? ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हमें नज़र आता है। ठीक। हसन इज़ अ ट्रेडर। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ही टुक गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज ओन यूज़। अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए गुड्स निकाली। वो इसे किस तरह से रिकॉर्ड करेगा, क्या डेबिट करेगा और क्या क्रेडिट करेगा। जब इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, ये पीछे अभी अभी हमने बिल्कुल डिस्कस कर लिया कि जब गुड्स को ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाला तो उस वक्त वहाँ पर क्या एंट्री बनी थी। गुड्स को ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकालने के लिए हम ड्राइंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से कोई एक ऑप्शन होगा। गुड्स को ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकालने के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग का, तो या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कहाँ गया भाई, हाँ, या तो इन्वेंट्री का वर्ड इस्तेमाल करेंगे या फिर आप परचेज का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन है कि इन्वेंट्री लिखेंगे या परचेज करेंगे। तो देखिए, गुड्स के लिए हम लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करते हैं? सर गुड्स के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं परचेज का, ये बार बार मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ। और पीछे जो टी अकाउंट बना हुआ था उसमें भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही था, ड्राइंग के डेबिट साइड पर लिखा हुआ था और परचेज की क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ था। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं कि मालिक ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए गुड्स निकाली हैं, उसे वो किस तरह से रिकॉर्ड करेगा? उसे वो ड्राइंग को डेबिट करेगा और परचेज को क्रेडिट करेगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनता है। ठीक। A trader Kareem purchased new vehicle by check. He will use the vehicle for deliver goods to his customer. ठीक है, उन्होंने गाड़ी खरीदी है ताकि उस गाड़ी से वो अपने कस्टमर्स को गुड्स सप्लाई कर सकें, यानी बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए गाड़ी खरीदी है और इसके बदले उन्होंने पैसा उसी वक्त पे कर दिया। किस तरह से वो इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे? 4 ऑप्शन दिए। अब ज़रा समझिएगा, हमने व्हीकल परचेज़ किया, मोटर व्हीकल, तो हमारे पास व्हीकल आ रहा है। ठीक है, मोटर व्हीकल हमने परचेज़ किया, हमारे पास व्हीकल आ रहा है और हमने चेक दिया है, दुकानदार को हमने चेक दिया, तो हमारे पास से पैसा जा रहा है। ठीक है, पैसा जा रहा है, पैसा क्या है? एसेट है। एसेट जा रहा है, एसेट जाए तो कहाँ लिखना चाहिए? सर एसेट चला जाए तो लिखना चाहिए क्रेडिट साइड पर। तो पैसे के लिए क्या लफ्ज़ होता है भाई? बैंक का लफ्ज़ होता है, तो बैंक तो आना चाहिए क्रेडिट साइड पर। और क्या परचेज़ किया सर? हमने मोटर व्हीकल परचेज़ किया, तो मोटर व्हीकल हमारे पास सर आ रहा है, मोटर व्हीकल आ रहा है तो कहाँ लिखना चाहिए? मोटर व्हीकल भी एसेट है, एसेट अगर बढ़ जाए तो कहाँ लिखना चाहिए? डेबिट साइड पर। किस नाम से? मोटर व्हीकल के नाम से या परचेज़ के नाम से? तो भाई लिखना चाहिए मोटर व्हीकल के नाम से। ठीक है, परचेज़ का लफ्ज़ सिर्फ गुड्स के लिए होता है, तो मोटर व्हीकल डेबिट होना चाहिए और बैंक क्रेडिट होना चाहिए, यानी करेक्ट ऑप्शन इसका क्या बनता है? इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है सी। ठीक है जनाब। ओके भाई, तो आज के लिए फ़िलहाल इतने एमसीक्यूज़ हमारे काफ़ी थे। ये आज के एमसीक्यूज़ में इस चैप्टर के, ये चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी ऐसे कुछ एमसीक्यूज़ बाकी हैं जिन्हें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फिर अगले लेक्चर में। इन्हीं तमाम बातों को अपने जहन में रखिएगा, इसी की बुनियाद पर हमारे अगले लेक्चर्स भी मतलब इसी के ऊपर बेस करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। आज के लिए फ़िलहाल इतना रखेंगे और फिर आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।